दोस्तों आज मैं एक डार्क और अजीब घटना पर आधारित मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मुझे वीएचएस मूवी सीरीज की याद दिलाती है, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर ट्राई करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ इस मूवी का एंडिंग वैसा नहीं है जैसा ये नजर आता है। इसके पीछे कई डीप मीनिंग छिपे है और सीन से मूवी काफी कॉम्प्लिकेटेड और लंबी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत 1905 के आर्थिक तनाव और अशांति के समय में शुरू होती है, जहां थॉमस को अपनी बहन जेनिफर की एक चिट्ठी से ये पता चलता है कि उसे खतरनाक कल्ट के लोगों ने अगवा कर लिया, जो इस वक्त एक सुनसान आइलैंड पर कैद है। वहीं थॉमस के बारे में बताया तो वो कभी ईश्वर का सच्चा भक्त हुआ करता था, लेकिन उसकी आस्था तब टूट गई जब वो ईश्वर के प्रति आस्था फैलाने के लिए अपने साथियों के साथ पेकिंग गांव पहुंचा। पर वहां के लोगों ने उसके सामने उसके साथियों को टॉर्चर करने के बाद आग के भेंट चढ़ा दिया और उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि उसे ये पल हमेशा याद रहे। तब से थॉमस का ईश्वर के प्रति विश्वास टूट गया क्योंकि वो उसी के फॉलोअर्स को बचा नहीं सके। इसीलिए थॉमस अपनी जिंदगी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बहन को बचाने आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। आप कुछ देर बाद थॉमस पोर्ट लोकेशन पहुंच जाता है, जहां से एक नाव उन्हें आइलैंड तक ले जाएगी। पर जब थॉमस दूसरों के टिकट्स पर गौर करता है तब वो नोटिस करता है कि उसके टिकट पर अजीब सा मार्क बना है। उसे इससे भनक लग जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो चालाकी से अपने टिकट को एक दूसरे पैसेंजर से बदल देता है, जिसका टिकट चेक करने के बाद नाव का ऑफिशियल उसके लगेज पर मार्क कर देता है, यानी कि आगे उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है, जो सच साबित होता है क्योंकि जब सभी अगले दिन आइलैंड पहुंचते हैं गांव के रक्षक उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अब इस आइलैंड पर बसे एरिजन गांव के बारे में बात करें तो मैलकॉम एक फॉर्मर प्रीचर है जिसे मेनलैंड पर रिलीजियस जुल्म सहना पड़ा। जीसी से बचने के लिए उसने अपने साथी क्वीन और फ्रैंक के साथ इस आइलैंड की खोज की, जिसका मकसद अपना खुद का एक समाज बनाने का था जहां वो उन सभी का भगवान होगा। इसलिए उसने इस आइलैंड की गॉडेस की पूजा करना शुरू किया, जो उनसे प्रसन्न होकर इस बंजर आइलैंड को उपजाऊ बना देगी। जीसी को अचीव करने के लिए मैल्कन ने अपनी बिलीफ और प्रैक्टिसेस को अजीब और खतरनाक रूप दिया, जहां वो और उसके फॉलोअर्स अजीब रिचुअल्स पर विश्वास करने लगे। अब थॉमस की मुलाकात मैल्कन की बेटी एंड्रिया, फ्रैंक के बेटे जेरेमी और क्वीन की बेटी फियोन से होती है, जहाँ बाद में हमें पता चलता है कि जेरेमी और फियोन एक दूसरे से प्यार करते हैं और फियोन के पेट में जेरेमी का बच्चा पल रहा है। पर सिंस उनकी शादी नहीं हुई है, इस गांव में एक पाप जैसा है, इसलिए दोनों जल्द से जल्द इस आइलैंड से भागने की फिराक में। पर ये मुश्किल है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही नाव है जो कल्ट के मेंबर्स के कंट्रोल में है। वहीं जब थॉमस एक समय मैल्कन की प्रीचिंग में बैठा था तब उसे एक डरावनी महिला नजर आती है जो कुछ देर में गायब भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंसान पकड़ा गया था फ्रैंक ने उसे बहुत टॉर्चर किया। उन्हें लग रहा था कि इसी के पास फिरौती के पैसे हैं, पर उनका अंदाजा गलत निकला। वहीं मैल्कन सिर्फ उससे पैसे निकलवाना चाहता था, ना कि उसे इस तरह से टॉर्चर करना, और अब वो उसे जिंदा भी छोड़ नहीं सकता था, इसलिए क्वीन उसकी जान ले लेता है। पर अब उन्हें भनक लग गई थी कि उनके बीच कोई बेरुपिया मौजूद है जिसके पास वो पैसे है जिसे उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वहीं जैसे जैसे थॉमस उनके कल्ट को एक्सप्लोर करता है वैसे वैसे उसे उनके अजीब रिचुअल्स के बारे में समझ आता है। जैसे कि एक रात जब वो अपनी बहन की तलाश में चोरी चुप्पे छानबीन कर रहा था तब वो देखता है कि फ्रैंक किसी कारण से अपनी पत्नी का खून निकाल रहा है, और वहीं सबसे छिपते छिपाते मैल्कन एक गुप्त रास्ते से कहीं जा रहा है जिसके बारे में गांव वालों को नहीं पता, जो कहां जाकर खुलता है ये हमें आगे पता चलेगा। इस तरफ जब थॉमस अपने शेल्टर हाउस में पहुंचता है तब वो हर एक दरवाजे पर खून से भरा बोतल देखता है, पर उसके दरवाजे के सामने का बोतल खाली था। थॉमस को अब समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो दूसरे के बोतल में से थोड़ा खून अपने वाले में डाल लेता है। पर जब वो अपने रूम का लॉक अनलॉक कर रहा होता है तभी उस रूम की अजीब नोकीली चाबी से उसकी एक उंगली कट जाती है, जिससे हल्का सा खून फर्श पे पड़ जाती है। लेकिन थॉमस के अंदर जाने पर जो खून फर्श पर स्थिर पड़ा था वो अपने आप ही फर्श के निचले हिस्से की तरफ जाने लगता है, जो दरअसल कोई भयानक जैसी दिखने वाली चुड़ैल उस खून को अपनी तरफ खींच रही थी, यानी कि वो खून की प्यासी है। अब अगले दिन थॉमस को जेरेमी के गैर रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उसे धमकाकर अपनी बहन के बारे में सब उगलवा लेता है। दरअसल गांव की जमीन बंजर बनते जा रही है और पशु भी हेल्दी नवजात को जन्म नहीं दे रहे,
जिसके कारण गांव में खाने पीने की कमी पड़ती जा रही है। तब मैल्कम को जेनिफर के अमीर पिता के बारे में पता चला, इसलिए उसने उसे अगवा करके कुछ पैसों का बंदोबस्त करने का तय किया ताकि आइलैंड के लोगों का गुजारा चल सके। पर वो पैसे कभी आए ही नहीं, क्योंकि अपनी बेटी के अगवा होने के सदमे में उसके पिता जैसे पैरालाइज हो गए। इधर थॉमस की एंडिया से थोड़ी दोस्ती हो जाती है और उसे समझ आता है कि चाहे उसके पिता कोई भी बिलीफ या रिचुअल्स को मानते हो, वो खुद उनकी बिलीफ पर विश्वास नहीं करती। जिसके कुछ ही देर बाद मैल्कम बेरूपिया के तलाश में जेनिफर का सबके सामने परेड निकालता है, ये झूठ कहकर कि वो एक एजेंट है जो उन्हें बर्बाद करना चाहती है। वो फिर जेनिफर की जान लेने की झूठी एक्टिंग करता है ताकि उनके बीच छिपा बेरूपिया सामने आ जाए। पर थॉमस सबर करते हुए बाहर नहीं आता, क्योंकि वो समझ गया था कि मैल्कम डिक्टेटर जरूर है पर खूनी नहीं है। उसे पर कम से कम इतनी तो राहत मिल जाती है कि उसकी बहन अब भी जिंदा है। पर थॉमस अभी अपनी बहन के पास नहीं जाता, वरना कल्ट के मेंबर्स को उन पर शक हो जाएगा। पर वहीं अब बेरूपिया का पता ना चलने पर मैल्कम तय करता है कि वो एक जश्न रखेगा जिसमें सभी को शामिल होना पड़ेगा। जीसी का फायदा उठाकर वो न्यू विजिटर्स की रूम की तलाशी लेंगे। पर क्वीन उसे याद दिलाता है कि उनके पास इस जश्न के लिए इतना साधन नहीं है, लेकिन मैल्कम के हिसाब से यही एक तरीका है बेरूपिया का पता लगाने का। जीसी के पास शायद फिरौती के पैसे होंगे। अब देखते देखते जश्न शुरू हो जाता है और सभी उसमें मग्न हो जाते हैं। जीसी के आड़ में थॉमस इनफैक्ट जेरेमी की मदद से उसी गुप्त रास्ते तक पहुंचने में लग जाता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी बहन को वहीं छिपाया गया है। वहीं इस तरफ मैल्कम और क्वीन को रूम की तलाशी करते दौरान उन्हें थॉमस के रूम से एक स्केच मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि थॉमस ही वो एजेंट है और उसे उस गुप्त रास्ते के बारे में भी पता चल गया है। इसीलिए वो तुरंत फ्रैंक को मैल्कम के घर पे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो गुप्त रास्ता वहीं पर है। पर थॉमस अंदर जा चुका था और फ्रैंक अपने ही बेटे को वहां पाकर उसे तुरंत भागने के लिए कहता है, इससे पहले कि मैल्कम और क्वीन को उसकी गद्दारी का पता चल जाए। यहाँ फ्रैंक अब गुप्त रास्ते से तो थॉमस गुप्त रास्ते की दूसरी ओर पर तैनात हो जाता है ताकि उसे देखते ही गोली मार दे। वहीं यहाँ थॉमस उस डरावने गुफा से होते हुए उसे खून से बहता नाला नजर आता है, पर आगे उसे समझ आता है कि बाहर कल्ट के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से कोई और भी आ रहा है, इसलिए अब कोई चारा न होने के कारण वो उसी खून के नाले में छिपने का तय करता है। पर ये उसकी भूल थी, क्योंकि उस घिनौने नाले में जानवरों के कंकाल और मांस के अलावा वही चुड़ैल प्रकट होकर डरावनी तरह से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन थॉमस समय रहते नाले के दूसरी ओर से निकल आता है, पर अब वो इससे भी बड़ी खोज करता है। उसी गुफा के पत्थरों पर एक डीएटी की नक्काशी नजर आती है, जिससे अब जाकर इस कल्ट का सबसे घिनौना राज रिवील होता है। दरअसल ये डीएटी इस आइलैंड की देवी है, जो मैल्कम के अनुसार खून और सैक्रिफाइस पर जीती है। इसलिए मैल्कम और उसके साथी इसे कैद करके खून की भेंट देते रहते हैं ताकि ये उनके आइलैंड को हरियाली और समृद्धि दे सके। लेकिन किसी कारण से उनका रिचुअल काम नहीं कर रहा। वहाँ इस डीएटी का एक रक्षक नेम ग्राइंडर भी है, जो जेनिफर को बोरे में कैद करके लटका देता है। वहीं अब अगले दिन क्वीन को फियोन के गर्भवती होने का पता चल जाता है, जो ये जानकर इतना बौखला जाता है कि वो अपनी बेटी की जान ले लेता है। और जब ये बात जेरेमी को पता चलती है, तब वो भी एकदम पगला कर क्वीन पर वार कर देता है। लेकिन क्वीन बच निकलने के बाद गांव वालों में ये झूठ फैला देता है कि जेरेमी ने उसकी बेटी की जान ले ली और अब उसे भी मारने की कोशिश में है। जीसी के दम पर क्वीन गांव वालों को अपने पक्ष में कर लेता है, जो फिर खुद को गांव का नया लीडर घोषित कर देता है, जो गांव को बचाने का वादा भी करता है, जिसमें मैल्कम असफल रहा। निर्दय क्वीन फिर पावर के पागलपन में जेरी को शुद्ध करने के झूठे रिचुअल के नाम पर उसकी बुरी तरह से जान ले लेता है और थॉमस को भी बंदी बना लेता है। वहीं फ्रैंक अपनी बेटी की लाश को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है, जो क्वीन से लड़ भी नहीं सकता था। इसलिए इन सब के पीछे की जड़ वो डीएटी को मारने निकल पड़ता है। जीसी के दौरान थॉमस भी किसी तरह आजाद हो जाता है, पर वहीं डीएटी का गार्डियन फ्रैंक की जान ले लेता है। इतना कम नहीं कि अब क्वीन और मैल्कम में दुश्मनी हो जाती है, जिसके चलते मैल्कम बुरी तरह घायल हो जाता है। इधर थॉमस, जो बस अपनी बहन को बचाना चाहता था, उससे पहले ही क्वीन उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जो अब जाकर और भी घिनौना प्लान बनाता है कि वो अब जेनिफर और एंडिया को प्रेग्नेंट करके उनके बच्चे को डीएटी का भेंट चढ़ाता रहेगा, जब तक डीएटी प्रसन्न नहीं हो जाती।
वहीं यहाँ थॉमस गार्डन के हत्थे चढ़ जाता है, जो थॉमस को पीस कर उसका चारा डीएटी के लिए बनाने ही वाला था, पर थॉमस उल्टा उसे ही ग्राइंडर में किसी तरह निचोड़ देता है। इसके बाद थॉमस डीएटी की तरफ बढ़ता है, जहाँ डीएटी अजीब कारण से ये कहती है कि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी, और फिर वो उसे अपने विजन दिखाती है, और अब जाकर मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल क्वीन ने उन इंस्क्रिप्शन को गलत समझा कि डीएटी को खून की भेंट देने से इस आइलैंड पर हरियाली छाएगी। इसी पागलपन में उन्होंने डीएटी को कैद कर लिया और फिर उसे जबरदस्ती खून पिलाने लगे, जिससे उस गॉडेस को खून की लत लग गई, और इससे उनका गांव श्रापित और जमीन हमेशा के लिए बंजर बन गया। इसलिए उनके न्यू बॉर्न भी मरा पैदा होने लगे। अब हमें समझ आता है कि उन बॉटल्स में खून फ्रैंक की पत्नी के थे, और आखिर क्यू रूम के बाहर बॉटल में खून भरकर रखा गया था ताकि गॉडेस खून की भूख में उन्हें अपना शिकार ना बनाए। पर उन्होंने इसलिए थॉमस के रूम के सामने नहीं रखा ताकि वो उसका शिकार बन जाए, क्योंकि उन्हें पहले से ही थॉमस पर शक था। रियलिटी में इंस्क्रिप्शन के अनुसार उन्हें डीएटी की बस पूजा करनी थी। वहीं डीएटी ने थॉमस से ये किस लिए कहा कि वो उसी का इंतजार कर रही थी, ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। इधर अब तड़प तड़प कर जीने से अच्छा डीएटी थॉमस से विनती करती है कि वो उसे इससे आजाद कर दे। इसलिए फिर थॉमस उन्हें इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। इसके बाद थॉमस बिना समय गवाए क्वीन को ट्रैक डाउन करके उसके साथ लंबे हाथापाई के बाद तीनों भी मिलकर उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन इसमें थॉमस बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर वहीं डीएटी के मरने के बाद गांव में जैसे आतंक मच जाता है, जो आग का गोला बनकर गांव को निगलने लगता है। सभी अब अपनी जान बचाकर नाव की तरफ भागने लगते हैं, पर थॉमस में उतनी ताकत नहीं बची थी। इसलिए मजबूरन जेनिफर और एंडिया को उसे अलविदा कहकर वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास एक ही नाव था। मूवी के एंड में अब हमें दिखाया जाता है कि थॉमस मैल्कन के सामने अपना दम तोड़ देता है, पर जैसे उसका खून जमीन को छूता है, वो जमीन फिर से फर्टाइल होने लगती है, और फिर उसके जड़ें थॉमस के शरीर में समा जाती है। जिसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब ऑल्दो मूवी समाप्त हो गई, पर उसकी एंडिंग के पीछे सबसे बड़ा राज है, क्योंकि थॉमस जो पहले ईश्वर को दिल से मानता था, डीएटी ने उसे इस आइलैंड का अगला गॉडेस चुना, यानी कि अब वो इस आइलैंड का भगवान है। इसीलिए उस पर डीएटी ने ये कहा था कि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। इसीलिए थॉमस को डीएटी कई बार मूवी के दौरान दिखाई दी, क्योंकि वो उसे पुकार रही थी, यानी कि ये थॉमस की डेस्टिनी थी। वहीं सिंस मैल्कन का एक सपना था कि वो इस आइलैंड के लोगों को एक नया रूप देगा, वो अब थॉमस की पूजा करके अपनी ये इच्छा पूरी कर सकता है। दूसरी तरफ आखिर मूवी के नाम का क्या मतलब है? तो दरअसल क्रिश्चियनिटी में एपोस्टल वो लोग होते हैं जो ईश्वर के शिष्य होते हैं, जिनका काम उपदेश फैलाने का रहता है, जो थॉमस पहले किया करता था, और उनका मकसद अपने उद्देश्य से बदलाव लाने का था, जो आखिर में थॉमस करने में सफल रहा, क्योंकि उसी की मदद से गाँव के लोग उस कल्ट से आजाद हो सके और आइलैंड भी बंजर से फर्टाइल में बदल गया। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।